नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी का अपना चैप्टर है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। हमने बिजनेस फाइनेंस के अलग अलग सोर्सेज को समझ लिया था। आज हम समझने जा रहे हैं फाइनेंशियली इंस्टीट्यूट। देखिए, वित्तीय संस्थान देश में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो वित्त उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। हम वित्तीय संस्थान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमको लिखा, देश में औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार ने विभिन्न वित्तीय संस्थानों की स्थापना करी है। ये स्वामिगत एवं ऋणगत दोनों ही प्रकार की लंबी एवं मध्य अवधि की पूंजी उपलब्ध कराते हैं। देखिए, भारत में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो वित्त उपलब्ध कराने का कार्य कर रही हैं, जो भारत की केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर उनकी स्थापना करी है। ये एक संस्था के अंदर या एक कंपनी के अंदर दोनों ही प्रकार का पैसा इन्वेस्ट करती है। दोनों प्रकार से तात्पर्य हमारा ये है कि ये स्वामिगत और ऋणगत दोनों ही प्रकार के पैसे उपलब्ध करवाती है। साथ ही हमारे पास कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनको समझना होगा। सबसे पहली आती है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, IFCI। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम क्या है? तो इसकी स्थापना औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 के अंतर्गत जुलाई 1948 में एक संवैधानिक निगम के रूप में हुई थी। देखिए, जो ये संस्था है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसकी स्थापना, इससे संबंधित एक एक्ट बना हुआ है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948। और इसी अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना जुलाई 1948 में एक संवैधानिक निगम के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय विकास में सहायता प्रदान करना है। इस संस्था का उद्देश्य होता है कि क्षेत्रीय विकास में सहायता, मतलब जितने भी जो कह सकते हैं हम जो उद्योग है उनको संतुलित करते हुए उनका विकास करने में सहायता प्रदान करना इनका मुख्य उद्देश्य रहता है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में नए उद्यमियों के प्रवेश को प्रोत्साहन देना सम्मिलित है। साथ में ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो प्राथमिक क्षेत्र है, उद्योगों के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग है उसमें नए लोग शामिल हो, उसके लिए उनको प्रोत्साहित करने का कार्य भी ये करते हैं। दूसरा आता है राज्य वित्त निगम, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसको कहते हैं, जिसकी स्थापना राज्य वित्त निगम प्राधिनियम 1951 ने राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्रों में उन औद्योगिक इकाइयों को मध्यम अल्पकालीन अवधियों के लिए वित्त उपलब्ध कराने के अधिकार दिए हैं जो भाव विनिमय के क्षेत्र में से बाहर है। इसका मतलब होता है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कहने का मतलब होता है कि ऐसे उद्योग जिनको भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की क्राइटेरिया से बाहर रखा गया है, उनको वित्त उपलब्ध कराने का काम ये करते हैं स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जो बड़े लेवल के या जो हम कह सकते हैं एक संतुलित बिजनेस है या संतुलित उद्योग है, उनको उनके लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम वित्त उपलब्ध कराती है। और वो क्षेत्र जो या वो उद्योग जिनको इनके अंतर्गत नहीं दिया जाता, उन्हें राज्य वित्त निगम वित्त उपलब्ध कराती है। इसका कार्य क्षेत्र भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्य क्षेत्र से अधिक व्यापक है, क्योंकि इसके कार्य क्षेत्र में न केवल सार्वजनिक कंपनियां बल्कि निजी कंपनियां, साझेदारी फर्म एवं एकल स्वामित्व इकाइयां भी आती है। देखिए, आपके IFCI के अंदर मोस्टली सार्वजनिक कंपनियां, मतलब भारत सरकार के अधीन आने वाले जो उद्योग है उनको लिए जाते हैं। भारत सरकार का मीन्स, मेरा कहने का तात्पर्य है कि कुछ मतलब फिक्स इंडस्ट्रीज को हम इंक्लूड करते हैं। बाकी SFC के अंदर लगभग सारी चीजें, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर एक सिंगल पर्सन भी काम करने वाला है और उसने भी यदि लोन लेने की कोशिश की है तो उसे भी मिल जाता है। नेक्स्ट आता है ICICI, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम। इसकी स्थापना 1955 में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में हुई थी। ICICI केवल निजी क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों के निर्माण, विस्तार एवं आधुनिकीकरण में सहायता करता है। इस निगम ने देश के अंदर विदेशी पूंजी के भाग लेने को प्रोत्साहित किया है। देखिए, ICICI 1955 के अंदर कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, जो केवल निजी कंपनी या निजी औद्योगिक क्षेत्रों को वित्त उपलब्ध कराने का कार्य करती है। ये विदेशी पूंजी को भारत में लाने के लिए प्रोत्साहन देती है। नेक्स्ट है आपके पास भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, IDBI। जैसा कि नाम से क्लियर है,
औद्योगिक विकास बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है आपका, जिसकी स्थापना हुई थी 1964 के अंदर। और इसका उद्देश्य था वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना। जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनके बीच आपसी तालमेल सेटअप करने का काम इसका बैंक ने या इस संस्था ने किया था। ये वाणिज्यिक बैंक भी शामिल है इसके अंदर, जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको भी शामिल किया गया है। ये बैंक 3 प्रकार के कार्य करता है। जो आपका आईडीबीआई है वो 3 अलग अलग काम करते हैं, जिसमें पहला आता है अन्य वित्तीय संस्थानों को सहायता देना। ये खुद दूसरी जितनी भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनको सपोर्ट करता है। औद्योगिक इकाइयों को सीधे सहायता प्रदान करता है। ये डायरेक्टली इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट बेनिफिट या कह सकते हैं उनको हेल्प करेगा। और वित्तीय तकनीकी सेवाओं का प्रवर्तन एवं समन्वय स्थापित करना है। जितनी भी फाइनेंशियल टेक्निक्स है उनकी जो सर्विस है उनके बीच इंटरनल कोऑर्डिनेशन सेटअप करने का काम भी ये करते हैं। नेक्स्ट आता है राज्य औद्योगिक विकास निगम SIDC। बहुत सी राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना करी है। राज्य औद्योगिक विकास निगम के उद्देश्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। देखिए, एक राज्य सरकार अपने राज्य के अंतर्गत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अपने राज्य में एक निगम की स्थापना करी, जिसका नाम है राज्य औद्योगिक विकास निगम, जिनका उद्देश्य होता है जितनी भी औद्योगिक संस्थान है उनका विकास करना। ये प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग हो सकती है, जरूरी नहीं कि सेम इसके उद्देश्य सभी राज्यों में समान हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सभी राज्यों में इसके उद्देश्य अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट आता है UTI, भारतीय यूनिट ट्रस्ट। इसकी स्थापना यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अधिनियम 1963 के अंतर्गत 64 में हुई थी। देखिए, 1963 के अंदर एक एक्ट बना था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। इसी एक्ट के अंतर्गत 1964 में UTI की स्थापना की गई थी। UTI का मूल उद्देश्य जनता की बचत को गति प्रदान करना होता है। जो जनता ने पैसा बचाया है उसी को आगे गति देने का काम UTI करता है। उनको उत्पादक उपक्रमों में दिशा प्रदान करना है। इसके लिए एक औद्योगिक इकाई को सीधे सहायता देता है और उनके शेयर एवं डिवेंचर में निवेश करता है एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ भागीदारी करता है। कहने का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी संस्था है जो औद्योगिक इकाइयों को सीधे रूप से उनकी शेयर खरीद लेता है, उनके डिबेंचर खरीद लेते हैं, या ये किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को भी हेल्प करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक IFCI, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक। प्रारंभ में इसकी स्थापना जर्जर इकाइयों के पुनर्वास के लिए प्राथमिक एजेंसी के रूप में की गई थी। देखिए, स्टार्टिंग के अंदर जब हमने देखा इसकी स्थापना हुई तो जितने भी जर्जर का मतलब था जो बीमार इकाइयां थी, जो लॉस में काफी टाइम से चल रही है, सही ढंग से काम नहीं हो रहा था उनके उत्थान है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको वापस एक प्लेटफॉर्म देने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। इसीलिए इसे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक भी कहते हैं। सन 1985 में इसका पुनर्गठन कर इसका नाम भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन बैंक कर दिया। 1997 में इसका नाम फिर बदलकर भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक कर दिया गया। बैंक बीमार इकाइयों को उनकी शेयर पूंजी के पुनर्गठन, प्रबंध प्रणाली में सुधार एवं आसान शर्तों पर वित्त की व्यवस्था में सहायता प्रदान करती है। देखिए, एक ऐसी बैंक है जो आपके जितने भी बीमार इकाइयां हैं, बीमार इकाइयां से तात्पर्य यहाँ पे वही जो अभी मैं समझा रहा था कि जो ऐसी संस्थाएं, ऐसी कंपनियां जो कंटिन्यू लॉस में चल रही है, जो सही ढंग से प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो उन्हें या उन कंपनियों के शेयर ये बैंक खरीद लेती है, उनका मैनेजमेंट में थोड़ा सा पार्टिसिपेंट करती है, उन्हें ईजी का जो आसान शर्तों पे, नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस पे इनको फाइनेंस अवेलेबल करवाने का काम भी करती है। नेक्स्ट आता है LIC, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, बहुत ही पॉपुलर कंपनी या कॉर्पोरेट कह सकते हैं इसको, जो काफ़ी हद तक इस बारे में आप लोग जानते हैं, फिर भी इस बारे में थोड़ा सा सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसकी स्थापना 1956 में LIC अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1956 में तत्कालीन बीमा कंपनियां 254 बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात की गई थी। देखिए, कहने का तात्पर्य यह था कि आपकी LIC का जो राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हुआ, वो 245 इंश्योरेंस कंपनियों को मिलाकर, मतलब उनसे रिलेटेड एक 1956 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था।
यह बीमा का प्रीमियम के रूप में जनता से बचत को गतिमान करती है। ये LIC लोगों से इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पे पैसा लेती है और लोगों को सेविंग करने के लिए प्रोत्साहित करती है तथा सीधे ऋण, शेयर एवं डिबेंचर के अभिकोपन एवं उनके क्रय एवं सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार के औद्योगिक इकाइयों में उपलब्ध कराती है। ये जो प्रीमियम एक जनता LIC को देती है, LIC इस प्रीमियम को डायरेक्टली कंपनी में इन्वेस्ट करती है, चाहे उसके शेयर खरीदो, डिवेंचर खरीदो या उस कंपनी को डायरेक्टली लोन प्रोवाइड करवाओ, कैसे भी करके उस कंपनी को ये हेल्प करने के काम करती है। जो पैसा एक पर्सन ने एज ए प्रीमियम LIC को दिया है, LIC उस पैसे को आगे किसी कंपनी में, चाहे वो सार्वजनिक है, निजी है, दोनों किसी भी प्रकार की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट आता है इसके गुण। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के क्या गुण होते हैं, क्या हमारे लिए एक अच्छाइयाँ हैं, मेरिट्स क्या क्या है उसके। पहला पॉइंट आता है ये बड़ी मात्रा में दीर्घावधि ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। देखिए, ये ऐसी संस्थाएं होती है जो एक ही टाइम में बहुत बड़ा अमाउंट भी आपको दे सकते हैं और लंबे समय के लिए पैसा मिलता है। ये संस्थान फर्मों को वित्तीय, प्रबंधकीय एवं तकनीकी सलाह भी देते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है वो किसी फर्म को फाइनेंशियली एडवाइस देते हैं, मैनेजरियली एडवाइस और टेक्निकली एडवाइस देने का काम भी करते हैं। इनसे ऋण लेने पर कंपनी की साख में वृद्धि होती है, जिससे वह अन्य संस्थाओं से भी ऋण ले सकती है। देखिए, ये जब इस प्रकार के बैंक या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसी कंपनी को लोन देते हैं तो लोन कंपनी की गुडविल बढ़ती है। सीधी सी बात है, उसकी गुडविल इसीलिए बढ़ेगी क्योंकि जब इतना बड़ा बैंक आपको लोन दे रहा है, इसका मतलब कुछ तो आपकी क्रेडिट है, तभी आपको बैंक ने लोन दिया है, अदरवाइज नहीं मिलता है। तो इन बैंकों से लोन लेने के बाद हमें किसी दूसरी बैंक के सामने जाना मतलब बड़ा आसान हो जाता है। एक स्पेशली क्रेडिट हमको अवेलेबल हो जाती है कि भाई वो बैंक आपको दे रहा है, इसका मतलब आपको कोई भी बैंक आपको लोन दे सकती है। इनके ऋण का भुगतान आसान किस्तों में किया जा सकता है। इस कंपनी या इस बैंक से लिया जाने वाला ऋण आप इजीली सामान्य किस्तों में भुगतान कर सकते हो। मंदी के समय जबकि वित्त के अन्य स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं, तब भी ये वित्त प्रदान करते हैं। जब मंदी काल चलता है, जब ऐसी स्थिति बन जाए जब आपको पैसे की आवश्यकता है, पैसा नहीं है, जैसे अब आज की स्थिति देखते हैं, मार्केट में पैसा नहीं है, लॉकडाउन हो गया था कोविड के कारण, अभी फर्में बंद चल रही है, बैंक पैसा नहीं दे रही है, तो इस कंडीशन में भी आपको इस प्रकार की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको लोन अवेलेबल करवा सकती है और देती है। नेक्स्ट आता है इसकी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस होती है, तो इनसे ऋण लेना खर्चीला एवं अनेक औपचारिकताओं के कारण जटिल होता है। देखिए, ये लोन आसानी से नहीं मिलते हैं, इसके लिए आपको फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और उन फॉर्मेलिटी में खर्चा ज़्यादा आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन संस्थाओं से लिया जाने वाला ऋण थोड़ा सा खर्चीला होता है। ये संस्थान कंपनियों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाती है। ये जो संस्थान है वो कंपनियों पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा लेती है, कुछ प्रतिबंध लगा देती है। ये संस्थान कभी कभी कंपनियों के निदेशक मंडल में अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर देते हैं, जिससे कंपनी के अधिकार पर अंकुश लग जाता है। देखिए, कभी स्थिति ऐसी बन जाती है जब इनके द्वारा कंपनी के जो निदेशक मंडल है, जो डायरेक्टिंग है, जो कंपनी को चलाने वाले हैं, मैनेजमेंट जिसको हम कह सकते हैं, उनके अंदर अपना एक अधिकारी नियुक्त कर लेते हैं ताकि उससे कंपनी के जो अधिकार है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है। तो ये कुछ इसके दोस्त थे। नेक्स्ट आता है अंतरराष्ट्रीय वित्तीयन। इंटरनेशनली यदि आपको पैसा कैसे जुटाया जाता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। लिखते हैं कि उपरोक्त स्रोतों के अतिरिक्त संगठन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्रोत पर कोष जुटाने के लिए विभिन्न ढंग है। देखिए, इससे पहले हमने अलग अलग पॉइंटों को समझा था। जहां आपने स्टार्टिंग से बात करते हैं तो आपके पास में लीज फाइनेंस था, उसके अलावा आपके पास में शेयर, डिबेंचर, इस तरह से टोटल 10 पॉइंट हो गए थे। अभी तक हमने 10 पॉइंट क्लियर किए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरनेशनल फाइनेंस, जिसको हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में खुलेपन एवं व्यावसायिक संगठनों के कार्य प्रचलन के वैश्वीकरण के कारण भारतीय कंपनियां विश्व पूंजी बाजार से कोष जुटा सकती है। देखिए, एक शब्द आता है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जिसको कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। आज भारत की अर्थव्यवस्था पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। मतलब हम ये कहते हैं कि आज अपना जो खुली अर्थव्यवस्था है, विश्व के किसी भी स्थान से आप पैसा ले सकते हो, किसी भी स्थान को आप पैसा दे सकते हो, आप चाहो इस देश में अपना माल बेच सकते हो, वहां से खरीद सकते हैं। तो खुली अर्थव्यवस्था के कारण हम ये कहते हैं कि विश्व की इस वैश्वीकरण घटना के कारण, इस वैश्वीकरण के कारण हम
विश्व के किसी भी स्थान से पैसा जुटा सकते हैं, किसी भी पूंजी बाजार से कोष जुटा सकते हैं। इसके अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट आता है वाणिज्यिक बैंक। देखिए वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, तो पूरे विश्व में वाणिज्यिक बैंक वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा ऋण देते हैं। यह गैर व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के लिए वित्त के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बैंक द्वारा दिए गए या बैंक द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऋण एवं सेवाएं अलग अलग देशों में अलग अलग है। जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड भारतीय उद्योग के लिए विदेशी मुद्रा ऋण के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा है। देखो इसको फिर से समझते हैं क्या लिखा है। जो विदेशी वाणिज्यिक बैंक है, जिस प्रकार से भारत में कमर्शियल बैंक है, ठीक इसी प्रकार से विदेशों में कमर्शियल बैंक है और वो विदेशी मुद्रा ऋण देने का कार्य करते हैं। विदेशी मुद्रा ऋण का मतलब होता है कि जैसे आपने इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है, जैसे भारतीय करेंसी तो रुपया है, लेकिन इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है। अब आपको विदेश मतलब किसी भी देश से माल खरीदना है तो उसको वहां पेमेंट करने के लिए उस देश की करेंसी होनी चाहिए आपके पास में। अब जरूरी नहीं है कि सभी देश की करेंसी आपके पास अवेलेबल हो, तो उसके लिए हमारे पास डॉलर ऐसी एक करेंसी है जो पूरे विश्व में चलती है। मतलब आपके पास डॉलर है तो आप डॉलर को उस देश की करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसे में आपको जो विदेशी मुद्रा है, जिस देश की मुद्रा आपको चाहिए उस देश की मुद्रा के रूप में ऋण लिया जा सकता है। ये ऋण देने का काम कमर्शियल बैंक करते हैं, जो फॉरेनर कमर्शियल बैंक है वो करेंगे आपके। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी एवं विकास बैंक। जो इंटरनेशनल कुछ एजेंसियां हैं और कुछ इंटरनेशनल बैंक है जो भी ये काम करने का कार्य कर, ये इस प्रकार का फाइनेंस अवेलेबल कराने का काम करती है। जिसके अंदर सबसे पहला आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं व्यवसाय को वित्तीयन के लिए पिछले वर्षों में अनेक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां विकास बैंक सामने आए हैं। जितने भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम करने वाले बिजनेस है, जो इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस है, उनको डेवलप करने के लिए, उनको फाइनेंस अवेलेबल कराने के लिए लास्ट कुछ ईयर्स में हमारे सामने कई ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी और डेवलपमेंट बैंक सामने आए हैं जो विश्व के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए दीर्घ अवधि मध्य अवधि का ऋण एवं अनुदान देते हैं। जो आर्थिक रूप से जितने भी विश्व के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र है उनको डेवलप करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं। इनकी स्थापना विभिन्न आयोजनों को धन देने के लिए राष्ट्रीय क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के विकसित देशों की सरकारों ने इनकी स्थापना की है। देखिए इनकी स्थापना हुई, जो दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको हम विकसित कहते हैं, डेवलप्ड कंट्री है, उनकी सरकारों ने इसकी स्थापना करी है। और इसका काम मुख्य रूप से राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर को सुधार देना है। जो पिछड़े क्षेत्र के व्यवसाय है उनको थोड़ा सा डेवलप करने का काम करने के लिए इन संस्थाओं की स्थापना की है। इनमें से कुछ प्रसिद्ध संस्था है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक्सिम बैंक जो हम आयात निर्यात बैंक जिसको कहते हैं, एक्सिम बैंक, एशियन विकास बैंक, ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंस अवेलेबल कराने का काम करती है। देखिए आप एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये उदाहरण आपके लिए ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आपको इस एजेंसी के बारे में पूछा जाता है तो आप इसको सही ढंग से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार। जिस तरह से भारत में कैपिटल मार्केट होता है, ठीक इसी प्रकार से इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट भी होता है। प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में कि सर इंटरनेशनल तो ठीक है, लेकिन वैसे तो कैपिटल मार्केट भी क्या होता है, पहले वो बताइएगा। चलिए हम पहले जानते हैं कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो जब भी कोई कंपनी खुलती है या कंपनी के जितने भी शेयर है या डिबेंचर्स है, उन शेयर और डिबेंचर्स को खरीदने बेचने का काम जिस मार्केट में होता है उसे हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। देखिए हर किसी काम को करने के लिए उसके लिए सेपरेटली एक प्लेस होता है, सेपरेट एक एरिया होता है जिसको हम क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र के अंदर काम किया जाता है, उसको बाजार कहा जाता है। तो जहां आप वस्तु एवं सेवाएं बेचते हैं उसका अलग बाजार होगा। जहां प्रतिभूतियां बेची जाती है, प्रतिभूति का मतलब होता है शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, उन्हें कहोगे आप कैपिटल मार्केट। सामान्य भाषा में या सामान्य शब्दों में इसको शेयर मार्केट भी कहा जाता है। तो ये एक इंटरनेशनल शेयर मार्केट है जहां इंटरनेशनली पूरे विश्व की सारी कंपनियां उसको खरीद सकते हैं, कोई भी व्यक्ति वहां जाके उसको खरीदा जा सकता है। तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आधुनिक संगठन जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी सम्मिलित है,
बहुराष्ट्रीय का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनियां। देखिए मल्टीनेशनल क्या होता है कि कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका हेड ऑफिस तो जिस देश से संबंधित है उसमें होगा, लेकिन उसकी ब्रांचेस दूसरे देशों में भी होती है। जैसे किसी कंपनी, जैसे मान लो कंपनी अमेरिका की है तो अमेरिका में तो वो हेड होगी, हेड ऑफिस तो अमेरिका में होता है, जहाँ पूरा का पूरा उस पर जो कंट्रोल होना है वो तो अमेरिका में होगा, लेकिन उसने अपने ब्रांच अलग अलग देशों में लगा रखी है, तो उसे बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। जो एक से अधिक देशों में काम करने वाली है उसे मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। और मल्टीनेशनल कंपनी सम्मिलित है जिसमें रुपया विदेशी करेंसी में काफी बड़ी मात्रा में ऋण पर निर्भर करते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो पैसा, मतलब जो फॉरेन करेंसी है या रुपया, जो भी करेंसी है उसके लिए बहुत लोन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके लिए जिन प्रमुख वित्तीय विलेखों का प्रयोग किया जा रहा है वे इस प्रकार है। और ये पैसा लेने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट, जिस प्रकार से अभी हम नॉर्मली कहते हैं शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ठीक इसी प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर हमारे पास कुछ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, जिसमें पहला आता है GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रेसिप्ट, जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीद। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश करना ये क्या होता है। तो कंपनी के स्थानीय कंपनी शेयर, करेंसी शेयर जमा बैंक को सौंप दिए जाते हैं। जमा बैंक इन शेयरों के बदले में जमा रसीद देते हैं। देखो कहने का मतलब होता है कि आपकी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या, मैं एक बार फिर से इसको नए सिरे से समझा देता हूँ। किस प्रक्रिया में कंपनी के स्थानीय करेंसी शेयर बैंक में जमा करा दिए जाते हैं। मतलब इस कंपनी की, जैसे मान लो भारत की कंपनी है और वो सपोज कीजिए कि वो, या अमेरिका की कंपनी है भारत में लग गई है, भाई अमेरिका की कंपनी थी वो भारत में लगी है, तो जो अमेरिका की करेंसी है उसे बैंक में जमा करा दिया जाता है। बैंक इन शेयरों, मतलब उस कंपनी के जो शेयर है उन शेयरों को बैंक में जमा करा दिया जाता है। बैंक इन शेयर के बदले में एक जमा रसीद जारी करती है। जितने शेयर आपने बैंक में जमा कराए हैं उसके बदले में बैंक आपको एक रसीद देती है। यही जमा रसीद यूनाइटेड स्टेट डॉलर में अंकित होने पर अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीद कहलाती है। जो करेंसी में, जैसे मान लो आपने भारतीय रुपया को आपने बैंक में जमा कराया था, मतलब एक रुपये वाले, जैसे 100 रुपये वाला डिवेंचर या शेयर था उसको बैंक में जमा कराया था, बैंक उसके बदले में एक डॉलर में उसको कन्वर्ट करके एक रिसिप्ट देती है, उसी को अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीद कहते हैं। ये विनिमय साध्य विलेख होते हैं, विदेशी करेंसी में कोष जुटाने के लिए विदेशों में जारी किए जाते हैं। ये एक प्रकार से विनिमय विलेख हैं और ये पैसा आप फॉरेन से लाने की कोशिश करते हैं, विदेशों से लाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इनको विदेशों में जारी किया जाता है तथा वहीं के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते हैं। ये उन्हीं के स्टॉक एक्सचेंज, मतलब उन्हीं की शेयर मार्केट के अंदर उनको लिस्टेड कर दिया जाता है। इनके धारक कंपनी के लाभांश एवं पूंजी में अधिकार रखते हैं। जो जो ये खरीदते हैं GDR जिसको कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिन्होंने खरीदा है उन्हें लाभांश और पूंजी देने का अधिकार रखते हैं। वो वापस पूंजी ले सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में वोट देने का अधिकार नहीं रखते। लेकिन इनके पास कंपनी में किसी भी प्रकार का राइट देने का, मतलब वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन यदि वे चाहे तो कंपनी चाहे तो इन्हें अंशों में बदल सकते हैं। यदि वो चाहते हैं तो इन GDR को कंपनी के शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये था आपका ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। नेक्स्ट आता है अमेरिकन जमा रसीद। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किसी कंपनी द्वारा जारी रसीद को अमेरिकन जमा रसीद कहते हैं। देखिए जो रसीदें अमेरिका में जारी होती है उसे अमेरिकन जमा रसीद कहते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीद के समान ही होती है, लेकिन केवल अंतर यह है कि अमेरिका के नागरिकों को ही जारी किया जाता है तथा वहीं के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होता है। देखिए जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है वो केवल अमेरिका के नागरिकों को ही जारी होता है, बाकी किसी को नहीं। नेक्स्ट आता है आपका फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, विदेशी करेंसी परिवर्तनीय बॉन्ड जिसको कहते हैं। ये समता अंशों से जुड़ी ऐसी प्रतिभूति है जिन्हें एक निश्चित अवधि के बाद समता अंश या जमा रसीदों में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए आपकी कंपनी के शेयर में इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है। एक ऐसे डिपॉजिटरी रिसिप्ट है जिसको आप एक टाइम बाद अपने शेयर में कन्वर्ट कर लोगे। इन्हें विदेशी करेंसी में जारी किया जाता है। इन्हें जब आप इशू करोगे तब आप फॉरेन करेंसी में इशू करते हो तथा विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराया जाता है। इसे आप फॉरेन जो स्टॉक एक्सचेंज है उन्हीं में लिस्टेड करवाते हैं। ये भारत में जारी होने वाले परिवर्तनीय ऋण पत्रों के समान होते हैं। जिस प्रकार से भारत में आप कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करते हो, एक कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब यही होता है
कि एक समय बाद आप उसको शेयर में कन्वर्ट कर लेते हो, तो ठीक उसी प्रकार से ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनको आप एक टाइम बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है इसके को प्रभावित करने वाले तत्व। जो ये कोष है, जितने भी कोष हैं, जहाँ जहाँ से आप पैसा ले सकते हो, इन सोर्सेज को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इनको अफेक्टिव करते हैं। सबसे पहला आता है कॉस्ट, लागत। देखिए, संगठन उसी सोर्सेज को अपनाएगा जिसमें लागत कम आएगी। संगठन के लिए कोष जुटाने तथा उसे प्रयोग करने के लिए दोनों ही लागतों को ध्यान में रख कर निर्णय लेना चाहिए। दोनों ही लागत का मतलब होता है कि पहला पॉइंट तो आप उसको पैसा, उस जो इकट्ठा कर रहे हो, जो पैसा ला रहे हो, उसमें कितना खर्चा आ रहा है। दूसरी बात, उस पैसे को उपयोग करने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ता है। खर्चा करने से तात्पर्य है कि आपके इंटरेस्ट रेट क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्री कितना काम है, तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग आपको इनको खरीदना होता है। नेक्स्ट आता है आपका वित्तीय शक्ति एवं संचालन में स्थायित्व। कोष के ऐसे स्रोतों का चयन करना चाहिए जो वित्तीय स्थिति को शक्ति प्रदान करें तथा जिससे व्यावसायिक संचालन में स्थायित्व आ सके। देखिए, जो कोष के ऐसे स्रोतों का चयन करना होगा, जो भी आप सोर्सेज सेलेक्ट कर रहे हो, वो ऐसे होने चाहिए जो आपके बिजनेस की फाइनेंशियली कंडीशंस को स्ट्रॉन्ग करें और बिजनेस को सही ढंग से ऑपरेट करने में एक फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ जाए, वो होना चाहिए। संगठन के प्रकार तथा वैधानिक स्थिति। व्यावसायिक संगठन एकल स्वामित्व का है, साझेदारी है या कंपनी है, यह इन कंडीशंस को देखकर आपको एक सोर्सेज को सेलेक्ट करना होगा। ये जैसा आपका संगठन छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग लेना है, पार्टनरशिप है तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है, कंपनी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें से किसी एक का चयन करना होगा। उद्देश्य एवं समयावधि। स्रोतों के चयन में धन जुटाने के उद्देश्य तथा समयावधि की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आपने जो पैसा लिया है वो क्यों ले रहे हो, क्या उद्देश्य है और कितने समय के लिए लेना है, दोनों ही बातों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आपको वापस भी तो पेमेंट करना है। जिन उद्देश्यों, यदि आपके उद्देश्य पहले से निर्धारित है तो पैसा सही ढंग से यूटिलाइज हो जाता है, अनावश्यक रूप से खराब नहीं होता, खर्च नहीं होता है। रिस्क। वित्त के स्रोत का उससे जुड़ी जोखिम के आधार पर विश्लेषण करना चाहिए। जो भी आपके सोर्सेज हैं उनसे जुड़ी हुई सारी रिस्क का एनालिसिस करना होगा। यदि उससे प्राप्त लाभ की तुलना में जोखिम अधिक है तो स्रोत उचित नहीं होगा, क्योंकि जो भी आपने सोर्सेज लेना चाह रहे हो, जिस भी तरह से आपको पैसा चाहिए, उससे रिलेटेड पहले आपको ये देखना होगा कि यहाँ से हमको बेनिफिट कितना होगा और इसमें हमको लॉस कितना होगा, मीन्स रिस्क कितनी होगी, कहाँ किस हद तक रिस्क है। यदि आपको लगता है कि रिस्क ज़्यादा है तो लीजिए मत, उसको मत लीजिए, दूसरा ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नियंत्रण, कंट्रोल। कोष के कुछ स्रोत ऐसे हैं जो संगठन के निर्णयन करने वाले ढांचे को प्रभावित करते हैं। जैसे वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण के कारण व्यवसाय पर अंकुश लग जाता है। कई ऐसे सोर्सेज भी है जो आपके बिजनेस को सही ढंग से रन या सही ढंग से ऑपरेट करने में प्रॉब्लम आती है, कंट्रोल आपका बिगड़ जाता है। जैसे आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ले लिया तो वो अपना एक प्रतिनिधि आपके मैनेजमेंट में नियुक्त कर लेगा, फिर वो जैसा कहेगा वैसा आपको काम करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक हमारे लिए ऐसे सोर्सेज लेने चाहिए जो आपकी कंपनी या आप अपने स्तर पर उसको चला सकें। साख पर प्रभाव। व्यावसायिक इकाइयां वित्त के कुछ स्रोतों पर निर्भर रहती है तो इसका विपरीत प्रभाव उसकी साख पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप उनको अन्य स्रोतों से कोष प्राप्ति में कठिनाइयां आती है। यदि आप किसी ऐसे पॉइंट पर डिफेंड हो, तो यदि आप किसी पर्टिकुलर एक दो पॉइंट पर डिफेंडेड हो तो उस कंडीशन में आपको दूसरे सोर्सेज से पैसा लेना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। नेक्स्ट आता है लोच, पूर्णता एवं सुगमता, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईजी। धन प्राप्त करने में लोचपूर्ण एवं सुगमता की भी कोषों के स्रोत के चयन को प्रभावित करती है। जहां से आपको पैसा इजीली प्राप्त हो रहा है, लोग ज्यादातर वहीं से पैसा लेना की कोशिश करते हैं। जहां पैसा प्राप्त करने में अत्यंत कठिनाइयां हो रही है, लोग उससे थोड़ा सा छोड़ने की कोशिश करेंगे, उन सोर्सों को मतलब हम कह सकते हैं अवॉइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है टैक्स बेनिफिट। स्रोतों के चयन को कर लाभ भी प्रभावित करता है। आपको जिस स्थान या जिस सोर्सेज में टैक्स में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो लोग वहाँ से लेना पसंद करेंगे।
तो ये कुछ थे आपके सोर्सेज को इफेक्टिव करने के कारण। देखिएगा हमारा चैप्टर कुछ हद तक पूरा होता है। हमने इस चैप्टर के अंदर अलग अलग फाइनेंस के सोर्सेज को समझा है, उनके गुण दोषों को देखा है, इसके अलावा उनको इफेक्टिव करने वाले कारकों को समझा है, फाइनेंशियल सोर्सेज होते क्या है, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, आपने सारे प्रकार देखे हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई समस्या रहती है तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको फिर से समझाएंगे। ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। आप इस पूरे ही चैप्टर के जितने वीडियोज हमने डाले हैं एक बार फिर से उनको देखिएगा, कोशिश कीजिएगा उनको समझने के लिए, उचित नोट्स बनाइए, इनसे रिलेटेड आपको प्रश्न उत्तर भी हम भेज देंगे। साथ में आप इस जब वीडियो को देखो तो उस पर अपना नाम कमेंट में लिखिए, ताकि हम इस बात से इंश्योर हो सके कि आपने इस वीडियो को देखा है, अच्छे से समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वीडियो समझ में आ रही होगी। और यदि कोई समस्या रह रही है, आपको लग रहा है कि नहीं इस प्रकार से इसमें ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। धन्यवाद।